तो अभी आपको मालूम होगा, अगर आप एम्प्लॉयर हैं या किसी भी सेक्टर में काम करते हैं जहां संबंध है लेबर का, तो जो जीएसटी है उसमें बढ़ाया गया है। अगर आप देखेंगे तो शायद वो पहले लेबर सप्लाई करते हैं, उसका बिल लेते हैं, तो उसका में जो जीएसटी लगता है पहले की अपेक्षा वो बढ़ा है, शायद 5 था 18 हो गया है। कंफर्म एक बार होना पड़ेगा आपको। अभी जो लेबर कोड निकला है, देखिए 2017-18 वगैरह का बात है, ये इम्प्लीमेंट हो गया था बहुत फोर्सली कि जितना भी लेबर है, लेबर मतलब सबका बात हो रहा है, इंक्लूडिंग जो आपके साइड पर दिहाड़ी लेबर टाइप के हैं उसके लिए भी। तो सभी लेबर के लिए बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है, आधार कार्ड से लिंक होना है, उनका पैन नंबर रखिए, पैन नंबर भी जरूरी है, और उनका पीएफ कटेगा। ठीक है, ये प्रोविज़न पीएफ कटने का बहुत पहले से है। ठीक है, आज से नहीं है, बहुत पहले से है कि जो लेबर आपके साइड पर काम कर रहा है उसका पीएफ कटेगा। तो इसको और अधिक ऑथेंटिकेशन के लिए आधार का, जैसे सबका होता है, आधार से बैंक और वो नंबर लिंक किया गया। तो पहले पता नहीं चलता था कि क्या होने वाला है, पीएफ के साथ क्या हो रहा है। अभी लेबर को अपने पीएफ के बारे में मालूम हो जाता है। तो सवाल ये नहीं है हमारा या आपका जो कंपनी के रोल पर होंगे, आप देखते होंगे कि वो जो पीएफ है उसमें 2 कंट्रीब्यूशन होता है। एक जो एम्प्लॉय होता है उसका करता है, एक एम्प्लॉयर होता है वो कंट्रीब्यूट करता है, दोनों जुड़ के पीएफ ऑफिस में जमा होता है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है। आप देखते होंगे कि आपका सैलरी में से ही पीएफ जो आप उसको कंट्रीब्यूट करना है कंपनी को, आपके सैलरी में से ही डिडक्ट करके कंट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है। तो ये देखिए, जो लोग अपने काम के लिए पैसा लेता है सभी लेबर होता है, उसमें सब चीज़ आएगा, इंडिया का प्रेसिडेंट भी आएगा। अभी क्या है कि जो लेबर फोर्स है, जो सीधे एकदम डाउनवर्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको बोलते हैं, अगर उसका डेली वेजेस से मान लीजिए कि 400-500 रुपया जो स्टेट के अनुसार फिक्स है, उसमें जो अर्निंग होता है उसमें से पीएफ काट दीजिएगा तो आएगा नहीं हो। ठीक है, तो उसमें से पीएफ आप काट नहीं सकते हैं, और कंपनी कभी नहीं चाहेगा कि अपने पॉकेट से भरे। तो इस तरह का चीज़ के प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है, बहुत बड़ा समस्या है, माल प्रैक्टिसेस और गलत अकाउंटिंग होगा और होता है। ठीक है, देखिए कई सारा कंपनी है इंडिया में, कुछ तो बहुत ही वेल एस्टेब्लिश कंपनी है जिसमें सभी रूल्स रेगुलेशन माना जाता है। एग्जाम्पल में एल सबसे बड़ा है, टाटा ग्रुप्स का है, बिरला ग्रुप्स का है। ये सब कंपनी ऐसा है जहाँ इन्फोर्स ये सब चीज़ किया जाता है, एटलीस्ट 90% तक फिक्र रहता है। लेकिन कई सारा ऐसा कंपनी है जिसमें इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता और दे भी नहीं सकता, उसके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसका इनकम इतना नहीं है कि वो इस सब चीज़ पर ध्यान दे कि हर लेबर का पीएफ कटेगा, बैंक में जमा होगा, और जो डेली वेजेज है उसको भी मेंटेन किया जाए। बहुत मुश्किल, हालांकि डेली वेजेज से ऊपर ही देता है, ओवर टाइम वगैरह करके ऊपर देता है। डेली वेजेज से ऊपर बहुत अधिक पेमेंट होता है। अगर 400 रुपया गवर्नमेंट फिक्स किया किसी स्टेट में, तो आप लेबर का इतना प्रेशर है शॉर्टेज के कारण कि 400 रुपया से अधिक ही देना पड़ता है, प्लस 4 घंटा 8 घंटा ओवर टाइम। लेबर कोड में जो नया है उसमें ओवर टाइम के बारे में जिक्र है कि ओवर टाइम जो करेगा तो ओवर टाइम पर आवर के हिसाब से जो नॉर्मल रेट होता है उससे दुगुना देना पड़ता है, दुगुना देना होगा। ये दिया जा रहा है, संडे का तो 4 गुना मैं खुद दिया हूँ, संडे को बुलाकर 4 गुना दिया हूँ। ठीक है, तो पीएफ का जो है उसको थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन आज के युग में मुश्किल हो गया है कि अगर जानकारी इतना है तो लेबर को डिप्लॉय करेंगे तो लेबर खुद पीएफ के लिए हल्ला करेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि ईएसआईसी, तो मिनिमम सैलरी, मिनिमम मंथली सैलरी के हिसाब से ईएसआईसी करीब करीब सब ईएसआईसी हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर का है। गवर्नमेंट का बहुत जगह ईएसआईसी का हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, और बहुत सारा जितने भी बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन, सभी में ईएसआईसी का कर्जा। जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड है, वैसे ही जिनका सैलरी एक लिमिट से कम होता है उनके लिए वो कार्ड है तो उनका फ्री होगा। ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट इसलिए हो रहा है कि अगर सैलरी पर किसी को आप रखते हैं, 15,000 20,000 सैलरी पर रखते हैं, तो वो उसको मालूम है और वो एम्प्लॉय ये चीज़ खोजेगा, तो उसको आपको देना पड़ेगा ये चीज़। इसके अलावा जो लेबर कोड में लिखा गया है कि सभी को नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य है। ठीक है, अब फिर इसमें एक दिक्कत क्या है कि जो इंडिया में जैसे 7,000 कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, एनएससी में, चाहे बीएससी में, इसके अलावा भी अनलिस्टेड कंपनी है, लाख तक पहुंच गया होगा कंपनी। तो आज के डेट में भी बहुत सारी कंपनी ऐसा है जो कि अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह देती नहीं है। अब पता नहीं इस लेबर कोड में
जो दिहाड़ी लेबर है, जैसे सरिया सेटरिंग वाला गैंग है, हाउस कीपिंग वाला गैंग है, उसको भी अपॉइंटमेंट लेटर देना है, क्या करना है ये मालूम नहीं है। वो लोकल जो लेबर ऑफिस है उससे गाइडलाइंस लेना पड़ेगा सबको। लेकिन बहुत सारा कंपनी अपॉइंटमेंट लेटर तो अपना जो पे रोल पर है, इधर कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है या इसमें परमानेंट रोल पर हो, उसको भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देती है, क्योंकि वो एक एविडेंस होता है। दूसरा की अपॉइंटमेंट लेटर देती भी है तो उसमें कई सारा क्लॉज रहता है, जिसमें से कुछ क्लॉज ऐसा रहता है जिसके उस क्लॉज को ऑपरेट करके आपको कभी भी कंपनी 1 महीना या इमीडिएट आपको जॉब से निकाल सकती है। ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो कंपनी डाल के रखती है, जिसमें उसको जिससे उसको सेफ गार्ड मिलता है। तो गवर्नमेंट को जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है कंपनी का, किसी भी कंपनी का, उसका भी एक फॉर्मेट तय करना चाहिए, ठीक है। कि इसमें ये होगा, जैसे जीएसटी का फॉर्मेट है, इनकम टैक्स का फॉर्मेट है, उसी तरह अपॉइंटमेंट लेटर का भी फॉर्मेट तय होना चाहिए, ठीक है। और ये तय रहा है कि जो अपॉइंटमेंट आप देंगे, अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, उसका एक कॉपी जैसे डिस्ट्रिक्ट में कंसर्न ऑफिसर के पास उसको जमा करना है। आजकल तो ऑनलाइन है तो फाइल बनाने का भी जरूरत नहीं, ताकि रिकॉर्ड वहाँ पर भी मेंटेन रहे, जिससे कि कोई एम्प्लॉय को अपना कंपनी के साथ किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको रिकॉर्ड खोजने में दिक्कत नहीं हो। तो ये सब अपॉइंटमेंट लेटर देना है, लेकिन देता नहीं। अब लेबर फोर्स और ऑर्गेनाइज सेक्टर में देना है अपॉइंटमेंट लेटर या नहीं, ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है। इसके अलावा ESIC PF होएगी, पहले से देता रहा है। तो एक चीज़ और है कि इसमें जो दिया हुआ है फीमेल वर्कर के लिए, इसके लिए जो सेफ्टी मेजर्स है वो भी पहले से अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर 6 घंटा 6 बजे के बाद किसी लेबर को, फीमेल लेबर को रखना है, तो उसके लिए बहुत सारा फॉर्म वगैरह भर के, या जिसके लिए काम कर रहे हैं उससे आपको अनुमति लेना पड़ेगा, उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप अपने साइट पर, वर्किंग साइट पर या ऑफिस में फीमेल वर्कर को रखते हैं तो वाशरूम वगैरह अलग करना है, बाथरूम वगैरह अलग करना है, ये भी पहले से होता आ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि जैसा लेबर लॉ में लिखा हुआ है कि फीमेल वर्कर भी नाइट शिफ्ट में काम कर सकती है। ये पता नहीं, लिखने से ये लगता है कि पहले नाइट शिफ्ट में काम करने का अलाउ नहीं था, लेकिन नाइट शिफ्ट में तो कंस्ट्रक्शन साइट पर तो हम लोग अवॉइड करते थे रखने से, लेकिन जो शहर में BPO है चाहे और भी एजेंसीज है, तो वो वहाँ नाइट शिफ्ट में पहले से भी काम होते आ रहा है। तो ये कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, क्या करने वाला है, इसके थ्रू ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि अगर अपॉइंटमेंट लेटर आप सभी को देना अनिवार्य, जैसे सरिया सेटरिंग वाले को भी सब अपॉइंटमेंट लेटर देता है। अपॉइंटमेंट लेटर में ये रहेगा ना कि इतने तारीख से आप इस साइट पर एज ए शटरिंग कारपेंटर काम कर रहा है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर के साथ उसमें रहेगा, आपको इतना इतना पैसा दिया जाएगा। अब उसके बाद एक एविडेंस रहेगा ये। लेकिन ये इस तरह का चीज़ इम्प्लीमेंट होने वाला है नहीं होने वाला है वो कहना मुश्किल है। लेकिन गवर्नमेंट अभी क्या सोच रही है, हमारा अभी जो गवर्नमेंट जितना भी चीज़ सोचती है, दो चीज़ के लिए सोचती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए सोचती है और दूसरा सोचती है रेवेन्यू जनरेशन के लिए। तो ऑलरेडी जो अच्छी कंपनी है अपने देश में वो सभी ये सब चीज़ कर रहा है, लेकिन इसको मेंटेन करना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। जो कंपनी एस्टेब्लिश नहीं है, साल में 1-2 काम मिलता है, फिर 2-4 साल काम नहीं मिलता है, फिर काम लगता है। आज कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, फिर कुछ दिन के बाद ट्रांसपोर्ट का काम कर देगा, ऐसा ऐसा इस ढंग का कंपनी सब है। तो GST में भी उस तरह का वो व्यवस्था किया गया है कि आप किस सेक्टर में काम करेंगे उसको GST नंबर लेने के लिए लिखना पड़ता है। तो ये स्किप करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये सभी लॉ पहले से चला रहा है। एक ही इसमें नया चीज़ लग रहा है कि अपॉइंटमेंट लेटर या नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। अब मुझे ये क्लियर नहीं है कि जो सरिया सेटरिंग गैंग आदमी आता है उसको भी देना है, जो हेल्पर में काम करता है उसको भी देना है, जो स्वीपर है उसको भी देना है, ये क्या है मालूम नहीं, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट लेटर की कहानी है। एक कट्टू क्या है अपॉइंटमेंट लेटर का कि हर जगह रिटायरमेंट एज फिक्स है, स्टेट वाइज भी अलग अलग है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का शायद 60 ईयर्स है। तो जितना भी PF है, ये है वह एजेंसी, सभी में रिटायरमेंट एज 50 ईयर्स है, 60 ईयर्स है। 60 ईयर्स के बाद बहुत सारा चीज़ आप पर लगेगा और बहुत सारा चीज़ आप पर नहीं लगेगा। जैसे मेरे हिसाब से 60 ईयर के बाद किसी को कोई प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी 60 ईयर मतलब आफ्टर रिटायरमेंट अगर हो जाता है तो अपने एम्प्लॉय को परमानेंट रोल पर नहीं रख सकती। परमानेंट रोल पर नहीं रखने का मतलब है कि उसका PF प्रोविडेंट फंड भी नहीं कटेगा, परमानेंट रोल पर नहीं है, लेकिन TDS कटेगा, इनकम टैक्स कटेगा। तो इसमें क्या है कि परमानेंट रोल पर नहीं रखना है तो कैसे रखते हैं। परमानेंट रोल पर आपको मालूम है कि परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट, अगर अंडर रिटायरमेंट एज है तो उसमें कंस्ट्रक्शन मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, जनरल ऐसा होता है। अब अगर आपको परमानेंट आपको 60 ईयर्स क्या है कि आपको जो गवर्नमेंट या कोई भी कंपनी अगर अपॉइंटमेंट लेटर देगी तो उसमें लिखा रहेगा कंसल्टेंट, एडवाइजर, ये ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। उसमें आपको PF नहीं कटेगा, ये कटेगा उसमें आपको TDS, ठीक है। इसका एक दूसरा सीन है, आप देखते होंगे कि आपके घर पर जो आता है जोमेटो से आता है,
अमेजन से आता है, मतलब डोर सर्विस देता है, आपका सामान लेके आपके घर तक पहुंचाता है, ठीक है। तो कंफर्म तो नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर कोई जो वेंडर है, जो मटेरियल सप्लायर है, इस तरह का सामान जो आपके घर पर पहुंचाता है, किसी कंपनी के लिए काम कर रहा होगा, अब वो कंपनी भी उसको अपॉइंटमेंट लेटर हो सकता है देती होगी या नहीं देती होगी। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि इस ढंग का जो बिजनेस है उसमें जो सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो आदमी आपके डोर तक आता है, उसको कंपनी जो लेटर देती है वो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होती है, वो पार्टनरशिप बेसिस का लेटर होता है। मतलब मैं वो लेटर देखा नहीं, लेकिन उस लेटर में शायद ये रहता है कि ये आदमी, मतलब जो देता है सर्विस, मतलब डोर पर पहुंचाता है सर्विस, तो ये पर्टिकुलर आदमी जो है, ये जो है सो हमारे कंपनी का पार्टनर है, ठीक है। हमारे कंपनी का पार्टनर मतलब सपोज कीजिए कि एक कंपनी है जो बी एम्प्लॉय को एज ए पार्टनर रखे हुए है, लेटर में दिया हुआ था। जब आप एज ए पार्टनर है तो एज ए पार्टनर है तो वहाँ न पीएफ का झंझट है, न वहाँ ईएसआईसी का झंझट है, न वहाँ मिनिमम वेजेज का झंझट है। हो सकता है कि सर्विस प्रोवाइडर मतलब एक्स कंपनी जो है सो उसको कुछ पैसा भी देती हो, भाई 10,000 रुपया महीना तुम्हारा हो गया, इसके अलावा जितना आप सप्लाई करोगे उसका इतना परसेंट आपको मिलेगा। ये एक इंटरनल टर्म एंड कंडीशन होगा वो उसके बिजनेस का हो। तो यहाँ पर पीएफ नहीं है, यहाँ पे ईएसआईसी नहीं है, और वो आदमी जो सप्लाई करता है दिन भर घूम घूम के अपना सब कमीशन के लिए, कमीशन को बढ़ाने के लिए सप्लाई करता रहता है। तो मुझे जो लगता है कि ये जो सेक्टर है इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसको कैसे अकाउंटिंग करता है, अकाउंट में कैसे लगता है कंपनी, सब देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो जैसे कि समझना है कि कंपनी जनरल में कंपनी कोई प्रोड्यूस करती है सामान, ठीक है। कंपनी प्रोड्यूस करने के बाद वो सामान जो है तो कंपनी का जो वेयर हाउस है, जैसे एक टॉफी बनाने वाला कंपनी मैन्युफैक्चर किया, फिर वो कंपनी वेयर हाउस में उस सामान को रखता है, फिर वहाँ से उसको कंजम्पशन के लिए देना है, तो होलसेल एजेंसी नियुक्त किया जाता है, बनाया जाता है। होलसेल मतलब स्टॉकिस्ट होता है, वेराइटीज और बल्क में रखता है। होलसेल के बाद वो रिटेल में जाता है, रिटेल दुकानदार है। तो ये जो जितना भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारा सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, कोई फूड प्रोवाइड करता है, कोई सामान ले आकर देता है, फिर जो सामान को आगे पहुंचाता है उसके वेयर हाउस से, वो भी तो एज ए रिटेल सेक्टर काम कर रहा है, तो ये बड़ा डिस्प्यूटेड हो जाएगा। तो आप बिजनेस का मोड ही गवर्नमेंट अगर सोचेगी कि चेंज कर दे, जो रिटेल सर्विस प्रोवाइडर है उसको होलसेलर का एम्प्लॉय बनाए थ्रू अपॉइंटमेंट लेटर, तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है, ये हो नहीं पाएगा, बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारा कंपनी जो है तो बहुत सावधानी से रखेगी अपना जो सर्विस प्रोवाइडर है, सप्लायर है उसको, क्योंकि उसको हमेशा ये डर बना रहेगा कि कहीं कुछ ये गड़बड़ी ना आ जाए। क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में आजकल जागरूकता हो गया है, ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में लेबर कोर्ट में लेबर ऑफिस है, कमिश्नर लेवल तक का ऑफिस बैठता है, लेबर इंस्पेक्टर तो सब जगह है। बहुत जगह ऐसा होता है लेबर कोर्ट में केस जाता है, बहुत झंझट हो जाता है। तो ये सभी चीज़ जो देखने और समझने वाली बात है। लॉ बनाना अलग चीज़ होता है, किसी चीज़ को स्ट्रेटेजी आप बना दी, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। कभी कभी इम्प्लीमेंट करना गड़बड़ भी हो जाता है। जैसे अपने यहाँ कुछ दिन पहले किसान बिल लाया था, वो किसान बिल बहुत स्टेट में हो सकता है फायदेमंद होता है ना, फायदेमंद होता है, लेकिन ऐसा उसके अगेंस्ट में उठा के वो बिल ही चला गया। तो कभी कभी अच्छा चीज़ भी इम्प्लीमेंट करने में बहुत अधिक परेशानी होती है। तो लेबर लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, हो रहा है सब जगह, तो हो ही रहा है, पहले से हो रहा है। हो सकता है कि उसको एज ए लॉ के रूप में, देखिए 1883 या 93 का ये लॉ है, बहुत पुराना लॉ है, जिसको अभी इम्प्लीमेंट किया है। तो हो सकता है कि जैसे कंपनी एक्ट 1913 या 14 का था, फिर 19 आज़ादी के बाद 2-3 बार हुआ, 2013 में हुआ, उसी तरह 2025 लेबर लॉ में फ्रेश ड्राफ्ट किया है, उसको फ्रेश ड्राफ्ट किया होगा और उसमें ये सब चीज़ डाला जाएगा। तो इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में ध्यान है कि जैसे ही सर्विस प्रोवाइड, जैसे मान लीजिए कि पार्टनरशिप में कोई कंपनी रखे हुए है अपना एम्प्लॉय को, उसको जैसे ही वो अपना एम्प्लॉय बनाता है ना, अपना एम्प्लॉय बनाता है, वैसे ही उसको उसके लिए टीडीएस जमा करना पड़ेगा, उसके लिए पीएफ जमा करना पड़ेगा, उसके लिए ईएसआईसी देना पड़ेगा। लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, हमेशा हो पाएगा हर चीज़ नियम के अनुसार अगर करने लगे तो होगा ही नहीं। बहुत सारा कंपनियां ऐसा ही बंद हो जाएगा, मालूम हुआ कि इनकम हो नहीं रहा है और खर्चा का पहले ही से जो है सो जो एक्सपेंडिचर है उसका चैनल खुला हुआ है, या लॉ एंड ऑर्डर अगर सख्त हो जाए, सब चीज़ देखने लगे तो बहुत मुश्किल है। देखिए आज के डेट में लेबर लाइसेंस लगता है, लेबर लाइसेंस लगता है, कितना लगता है, और लेबर को डिप्यूट कितना करता है। माइग्रेशन लेबर इंश्योरेंस नहीं रहता है, आप चेक करके देख लीजिए, लॉ तो सभी चीज़ है। माइग्रेटरी लेबर इंश्योरेंस क्या होता है, जब किसी स्टेट में काम चल रहा है और लेबर को आप दूसरे
स्टेट से लेकर आते हैं। लेबर लाइसेंस क्या है कि गवर्नमेंट आपको परमिशन देती है कि लेबर को कहीं से लाकर और अब किसी साइट पर किसी जगह पर काम करा सके, है ना। लेबर लाइसेंस उसके लिए होता है ना। ये इसलिए कि क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो, जिसको आप ला रहे हैं उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं। जब आप लेबर लाइसेंस लाते हैं, डिप्यूट करते हैं, तो एग्रीमेंट के अनुसार जहाँ पर डिप्यूटेशन होता है, जहाँ पर उन लोगों को रखा जाता है, उसके लिए ऑटोमेटिकली लॉ जो है सो उसके ऊपर इम्पोज हो जाता है। उसका देखभाल करने के लिए उस जगह पर लेबर इंस्पेक्टर होता है, लेबर ऑफिस होता है, वो जा के कॉलोनी वगैरह सब चीज़ देखते रहता है, वेलफेयर का प्रोग्राम देखते रहता है, ये सुनिश्चित करता है कि समय पर इनको सैलरी मिलता है कि नहीं। ठीक है, बहुत ही पेचीदा चीज़ है। और ठीक है, गवर्नमेंट जितना भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रही है या इम्प्रूव कर रही है, वो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, है ना। 100 साल 150 साल पुराना लॉ एंड ऑर्डर जो है तो कितना आज के डेट में इफेक्टिव है करना मुश्किल है। बहुत सारा ऐसा लॉ है जिसको चेंज कर रहा है इंडियन करते हैं, जो आईपीसी को चेंज करके डीएनएस किया, तो उसी हिसाब से रिविजन भी हो रहा है और एक राष्ट्रीयता का फीलिंग भी आता है सब चीज़ से। तो ये चलते रहेगा। तो इसके लिए साइट पर या कंपनी में एचआर होता है, एचआर एडमिन होता है। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर है, कहीं पर प्रोजेक्ट हेड है, तो हो सकता है इस संबंध में वहाँ का जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल होता है आपसे बात करेगा, आपके पास आएगा, है ना। तो आपके पास एचआर वगैरह है, एडमिन है, तो कोई बात नहीं। अगर नहीं है तो एज ए प्रोजेक्ट हेड सभी को मालूम होना चाहिए, कम से कम की पॉइंट्स मालूम होना चाहिए, क्या करना है। फॉर्म 4 देना है, लेबर लाइसेंस लेना है, जो ई प्रोविडेंट फंड होता है उसकी जब लेबर लाते हैं तो इंडक्शन होना है। इंडक्शन में क्या होता है, ब्लड टेस्ट होता है, सब चीज़ होता है। साथ साथ ये भी पता किया जाता है जिस काम के लिए आपको लाया जा रहा है वो काम आपको आता है कि नहीं, ताकि काम को करने के दौरान कोई जोखिम नहीं हो। ठीक है, किसी तरह का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसके लिए इंश्योरेंस का कवरेज होना चाहिए। और फर्दर उस तरह का इंसिडेंट नहीं, उसके लिए क्या सेफ्टी मेजर, सुरक्षा का व्यवस्था क्या करना है। एज ए प्रोजेक्ट हेड ये सभी मिनिमम चीज़ जो है जानना है। बड़ा साइट संभाल रहे हैं तो दिक्कत है, वहाँ जो है तो कॉलोनी को मैनेज करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छा खासा स्टाफिंग लग जाता है, लेबर कॉलोनी को मैनेज करना, साफ़ सफाई व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, फीमेल वर्कर है, उसके साथ बच्चे हैं, सभी के लिए लॉ है। ठीक है, तो बड़ी कंपनियाँ ये सभी चीज़ कर ले जाती है, क्योंकि अगर लेबर को आप सुविधा नहीं देंगे तो काम कर नहीं पाएगा, घर से ही परेशान रहेगा। अगर फैमिली लेकर भी आया तो और परेशान रहेगा। तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ ये सभी चीज़ करती है। कई कई सारा मैं साइट देखा हूँ, रिलायंस का मैं साइट करता था तो वहाँ पर तो स्कूल भी था, स्कूल था, पार्क था। कई सारा फैमिली लेकर आया वर्कर, उसका बच्चा है वो स्कूल में पढ़ेगा, है ना। लेकिन कम है, इंडिया में कम है, लेकिन आज के डेट में कम से कम जितना है, जैसे मैं सुविधा बताया हूँ, PF है, SIC है, ये सब चीज़ का करीब करीब हर कंपनी कर रहा है। लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर देना जो है ये मुश्किल है। कितना कंपनी अपने एम्प्लॉय को भी अपॉइंटमेंट लेटर, जो ऐसा कंपनी नहीं है जो कि रेगुलर बहुत बढ़िया काम कर रहा है, छोटे छोटे लेवल पर काम करने वाला कंपनी अपना है एम्प्लॉय को। मुझे लगता है आज के डेट में भी 80% ऐसा कंपनी होगा जो कि अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। मुँह से बात हो गया, ठीक है। इवन अटेंडेंस लगाने के लिए भी जो उसका अकाउंटेंट होता है, जब आप साइट पर गए तो अकाउंटेंट उसका फी लेने लगा, आपको उस पर साइन करने के लिए भी नहीं लगा, है ना। बायोमेट्रिक भी नहीं, बहुत जगह बायोमेट्रिक भी कंपलसरी कर रहा है। तो अभी बहुत समय लगेगा इसमें। फिर भी अगर किसी भी कंपनी को अच्छा करना है, अपने आप को शो करना है कि ऑर्गेनाइज है, अटेंडेंस सिस्टम मेरा ये है, तो आपको किसी भी कंपनी को ये सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा प्रॉफिट कम कीजिए, लेकिन ये सिस्टम एक डेवलप रहेगा तो इस सिस्टम को देख के आपको और काम मिलेगा और बड़ा बड़ा काम आप कर पाएंगे, कंपनी बढ़ पाएगा। तो आज के लिए इतना है। उम्मीद है कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। और कैसा वीडियो आप देखना चाहते, देखिए मेरा लेक्चर वाला वीडियो जो है तो कॉपीराइट्स में है, लेकिन उसके अलावा भी मैं दूसरे सा वीडियो डालता रहता हूँ। अपना कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और सिविल कंस्ट्रक्शन और किसी भी तरह का जो प्रोजेक्ट चलता है, जरूरी नहीं कि निर्माण का प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट चलता है उसके लिए आपके लिए एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन होगा। तो अगला वीडियो आप किस चीज़ के ऊपर में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उसके बारे में आप जरूर बताइए, मैं रिसर्च करके उस पर डालूँगा।